नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 43वीं कड़ी में आज हम आपसे बात करेंगे तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। ये जो तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा है, ये विषय ऐसा है, इसको भी समझ लीजिए कि इतने महत्वपूर्ण विषय को भी पंचायती राज व्यवस्था में, जो संविधान ने जो व्यवस्था बनाई है पंचायती राज व्यवस्था के लिए, उसके में ये 18वां विषय दिया गया है। जो 29 विभाग दिए गए, मैं जो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अनुसूची 11 में, संविधान के अनुसूची 11 में जो 29 विभाग ग्राम पंचायतों के लिए दिए गए हैं, उसमें ये 18वां विषय है। अब देखिए, ये इतना महत्व गांव पंचायतों को दिया गया है कि इसको तकनीकी शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया गया। अब सामान्यतः तो ये विषय राज्य सरकार के पास भी है, केंद्र सरकार के पास है, और केंद्र सरकार, ये दोनों ऐसे विषय हैं जिसमें युवाओं को रोजगार देने के लिए और उनको काम देने के लिए और उनके स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही लाभकारी है। मतलब बिना इनके समझ लीजिए युवाओं का जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है, ये तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा के बिना। लेकिन फिर भी गाँव को भी दिया है, तो अभी हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर गाँव को इन्होंने इतना महत्वपूर्ण विषय, और गांव में तो कोई तकनीकी प्रशिक्षण के न केंद्र हैं और न व्यावसायिक शिक्षा के केंद्र हैं, फिर गांव को क्यों दिया गया संविधान में ग्राम पंचायतों को कि वो ग्राम पंचायतें भी इस काम को देखें। लेकिन इसके पहले आप समझ लीजिए कि थोड़ा क्या यह है विषय, तकनीकी प्रशिक्षण क्या है और ये व्यावसायिक शिक्षा क्या है, थोड़ा सा उसकी भूमिका मैं आपको सामने रख दूँ ताकि आप समझ जाएँ। अब देखिए, ये जो तकनीकी प्रशिक्षण है ना, देखो इंसान ही एक, तमाम ईश्वर ने तमाम प्राणी बनाई है, प्रकृति ने बनाई है। ये प्रकृति ने तमाम जो प्राणियां बनाई हैं, उसमें सभी प्राणियों को जो शरीर मिला है, उसी शरीर से वो लोग अपना जीवन यापन करते रहते हैं। केवल एक मनुष्य ही है एक ऐसा प्राणी जो अपने जीवन यापन के लिए अपने शरीर के अलावा यंत्रों का भी इस्तेमाल कर सकता है, उन्हें यंत्र बना सकता है और अंत उसका प्रयोग कर सकता है। ये देखिए कितनी विशिष्टता मनुष्य जैसे प्राणी को प्रकृति ने दे रखी है, और उसी का उपयोग करके मनुष्य अपने सहायता के लिए, अपने मदद के लिए हमेशा कोई न कोई यंत्र बनाता रहता है और उसका उपयोग करता रहता है, ताकि उसकी ज़िंदगी में एक तो पहला ये है कि आगे बढ़े। आगे बढ़ने का मतलब है कि जहाँ है उससे आगे बढ़ के उसका जीवन खुशहाल हो, उसके जीवन में आराम मिले, उसको ज़्यादा श्रम न करना पड़े, और संपन्न हो, ताकि अर्थव्यवस्था उसकी इतनी सुदृढ़ हो कि वो हर तरह की हर ज़रूरतें अपनी पूरी कर सकता है। ये मनुष्यों के लिए ये व्यवस्था आपको दी गई है। तो ये केवल मनुष्य की ये क्षमता है कि वो यंत्र का आविष्कार करके और यंत्र का अपने लिए उपयोग करे। अब यंत्र का आविष्कार हुआ और यंत्र का उपयोग करना है, उसका रख रखाव करना है, तो इसके संबंध में जब तक आपको उसकी जानकारी नहीं होगी कि कैसे उसका उपयोग किया जाए, कैसे उसका रख रखाव किया जाए और कैसे उसका अधिक से अधिक प्रयोग में लाया जाए, तो बिना उस जानकारी के तो आगे बढ़ नहीं सकते और वो यंत्र बेकार रहेगा। तो इसीलिए इसके बारे में जो जानकारी हासिल की जाती है उसी को तकनीकी प्रशिक्षण कहते हैं। उस मशीनों के बारे में जितनी भी जानकारी आप रखेंगे वो उतने ही उपयोगी हो सकती है। तो इसको समझ लीजिए कि तकनीकी प्रशिक्षण है। उदाहरण के लिए कि आप कंप्यूटर का खोज हो गया, मनुष्य ने कर लिया। अब कंप्यूटर हजारों तरह के काम कर सकता है। अब आप तो ये समझते हैं कि कंप्यूटर में एक दो चीज़ें आप जान के समझते हैं कि कंप्यूटर में उतनी चीज़ें होती हैं, जबकि कंप्यूटर हजारों चीज़ में इस समय इस्तेमाल हो रहा है। तो जितना भी आप प्रशिक्षित होंगे उतना कंप्यूटर के बारे में जानेंगे और उतना ही कंप्यूटर का आप अपने लिए उपयोग कर सकते हैं और अपने लिए उपयोग करके अपने जीवन को उससे हमेशा आगे बढ़ा सकते हैं, उससे बेहतर कर सकते हैं। तो ये है, समझ लीजिए, तकनीकी प्रशिक्षण। इसको आप संक्षिप्त में ऐसे समझ लीजिए। अब व्यावसायिक शिक्षा क्या है? देखिए, व्यावसायिक शिक्षा का मतलब ये है कि दो तरह की शिक्षाएं होती है। एक तो औपचारिक शिक्षा ऐसी होती है जिससे आपका ज्ञान हो, हर क्षेत्र का ज्ञान हो, किताबी नॉलेज हो, जैसे कि आपका भूगोल के बारे में ज्ञान हो, इतिहास के बारे में ज्ञान हो, ज्ञान विज्ञान, मतलब आपको उस तरह का ज्ञान हो जाए, लेकिन वो खुद आप उसको कर ना सके हो, लेकिन ज्ञान रखते हो। लेकिन व्यावसायिक शिक्षा ऐसा ज्ञान है जो कि आपको ज्ञान इस प्रकार का देगा कि ताकि उसका आप अपने व्यवसाय के लिए, अपने को व्यवसाय का मतलब उद्यम के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उद्यम का लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि उससे आपकी थोड़ी रोजगार भी मिलेगा आपको,
आप खुद रोजगार पैदा कर सकते हैं, खुद रोजगार दे सकते हैं और अपने लिए धन भी कमा सकते हैं उस शिक्षा से। वैसे तो आप तकनीकी प्रशिक्षण से भी आप धन ही कमाते हैं, अपने को ज्ञान रहता है तो उसका उपयोग करके धन कमाते हैं। लेकिन व्यवसायिक शिक्षा उस तरह की शिक्षा होती है कि जो केवल इस उद्देश्य से आप ग्रहण करते हैं कि इससे हम कोई न कोई आय अर्जित कर सकें ताकि जीवन को हम बेहतर अपने जीवन को बना सकें। तो ये दोनों शिक्षा हो गई, एक तरह से तकनीकी शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा। अब ये समझ लीजिए कि इसका उपयोग, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आखिर में गांव के संदर्भ में, ग्राम पंचायत के संदर्भ में इस शिक्षा का क्या उद्देश्य है, वो हम लोगों को समझने की जरूरत है। इसका क्या देश भर में इसका युवाओं के लिए किस तरह सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या कर रही है। उन्होंने तमाम पॉलिटेक्निक खोल रखे हैं, तमाम ITI खोल रखे हैं, सरकारों ने तमाम तरह से उनको बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी इस तरह के प्रशिक्षण, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा दे रहे हैं। तो उसकी कमी नहीं है, वो तमाम तरह के संस्थाएं चल रही हैं जिसके बारे में सरकार और केंद्र सरकार की स्कीमें हैं और ये जब से देश आज़ाद हुआ तब से वो चल रहा है। और अभी आपने इस तरह की शिक्षाओं के बारे में आप जहाँ भी आप जाएंगे आप तरह की शिक्षा हो रही है। मेरा केवल यही महत्व है कि मैं कहना चाहता हूँ, जिस महत्व को हम आपके सामने लाना चाहते हैं कि ग्राम पंचायतों के परिप्रेक्ष्य में इस शिक्षा का क्या उद्देश्य है, क्यों ये अधिकार दिया गया। मैं 1-2 उदाहरण दूंगा आपको, उससे आप समझ जाएगा कि इस गांव में कितना इसका महत्व है। अगर ये एक तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा को जो गांव को दिया गया है, अगर ग्राम पंचायतों को अधिकार दे दिया गया होता, ये दे तो दिया गया, अनुसूची में 11वें अनुसूची में 18 विषय तो मिल दिया, लेकिन राज्य सरकारों ने इनको गाँव को नहीं दिया, ये ग्राम पंचायतों को बिल्कुल नहीं दिया। और इसमें ग्राम पंचायत इस दिशा में कुछ भी काम नहीं करेगा क्योंकि उनको कोई अधिकार ही नहीं है कि ये तकनीकी प्रशिक्षण और इसके बारे में उनको कोई अधिकार नहीं है, ना कोई कुछ काम करे। लेकिन फिर भी दिया था, लेकिन इसलिए समझना जरूरी है कि आखिर फिर दिया क्यों गया। अगर मैं 2 उदाहरण समझ लूँ कि अगर ये ग्राम पंचायतों को दिया गया होता तो कितना क्रांतिकारी होता। और मैं समझता हूँ कि गाँव में तो निश्चित रूप से ना गरीबी होती और न बेरोजगारी होती। अगर जब से देश आज़ाद हुआ और तब से इस दिशा में हम काम किए होते तो ये दोनों समस्या गांव से हमेशा के लिए बहुत पहले ही खत्म हो गई होती। न गांव में कोई गरीबी होती, न बेरोजगारी होती। अब वो कैसे, अब इसको आप समझिए। हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि गांव में खेती होती है। अब कृषि मेन गांव का उद्यम है, मुख्य रूप से सब लोग खेती पर निर्भर है। अब इसको ऐसे समझिए कि अगर खेती में अब हम उस बात कर रहे हैं उसकी जुताई के लिए, खेत की जुताई के लिए। पहले खेत की जुताई कैसे होती थी? पहले जुताई जो है उसके लिए हल होता था और बैल से होता था। और हल कैसे होते थे? हल बनाए जाते थे, गांव के लोहार हल बनाते थे, बढ़ई भी उसमें लकड़ी उकड़ी कर देते थे और इस तरह से हल बनता था और उसकी जुताई होती थी। और हलों के बारे में अगर वो ख़राब हो जाते थे तो वो उसको लो पीट के फिर लोहार ठीक करते थे, शान चढ़ाते थे और फिर वो काम में लाए जाते थे। और इससे गांव के लोगों ने इस हल से बहुत लंबे समय तक हल की खेती के माध्यम से उनको भी रोजगार दिया और हल के माध्यम से खेती चलती रही, बढ़ई और रोजगार इसमें लगे रहते थे बनाने में और किसान उसका उपयोग करते थे। अब देखिए, इसके बाद जैसा मैंने कहा कि मनुष्य तो हमेशा कोई न कोई आविष्कार करता रहेगा। हलों का आविष्कार आगे बढ़ा, पहले वाले जो हल हट गए उसके बाद नए तरीके के हल आ गए। फिर वो ऐसे हल आए जो कि गांव का लोहार ठीक नहीं कर सकते थे, बड़े बड़े हल आए। फिर बड़े बड़े और हल जब आए तो कई हलों का एक से जोड़ दिया गया तो उसको बैल में इतनी ताकत होती नहीं कि कई हलों को खींच सके। तो धीरे धीरे जो प्राचीन तरीका था वो हल का, जिसका उपयोग बहुत लंबे समय चला रहा था, वो बाहर हो गया और उसके जगह पर क्या आ गया? उसके जगह पर ट्रैक्टर आ गए या छोटी छोटी मशीनें आ गई जो कि जुताई के काम करने लगी। अब ये जो इसके आने से लोगों ने उसका इस्तेमाल, ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर दिया या हल के और भी छोटे छोटे जो मशीनें आई उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो इसके जब ट्रैक्टर और हलों के जो दूसरी मशीनों के आ जाने से ये लोहार के काम और बढ़ई के काम एकदम गांव में ख़त्म हो गए और एक तरह से वो बेरोजगार हो गए। फिर और उनकी बेरोजगारी कारण क्या कि जब उनको चाहिए ये था कि जब हल देख रहे हैं कि हल आपकी ज़रूरत नहीं रह गई है, उसकी उपयोगिता नहीं रह गई है, तो उनको इस तरह का अगर प्रशिक्षण मिल जाता है, तकनीकी प्रशिक्षण कि ट्रैक्टर का प्रशिक्षण और मशीन का प्रशिक्षण,
ट्रैक्टर और मशीन का अगर प्रशिक्षण मिल जाता तो बड़े आसानी से वो लोहार जो कि हल बनाते थे अपने को नई तकनीक में प्रशिक्षित होकर फिर ट्रैक्टर वाले काम से आय करने लगते, उससे अच्छी कमाई होती, या मशीनों वाले काम से आय करने लगते। लेकिन चूंकि ग्रामीण स्तर पर ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं कि उनको नए ढंग का प्रशिक्षण दिया जाए, और जब नए ढंग का प्रशिक्षण नहीं मिला तो एक तरह से वो बेरोजगार हो गए। और यही काम जो कि गांव में होना चाहिए था, जो उनके द्वारा होना चाहिए था, यही काम शहर में चला गया। और वहाँ शहर में लोग पहले से प्रशिक्षित थे या प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो वो लोगों को काम चला गया। अब गांव से एक बहुत बड़ा काम जो हलों के माध्यम से जुताई का काम था, वो सीधे से सीधे वो वहाँ से उठ के और शहर में चला गया, पूरा गाँव बेरोजगार। एक दूसरा उदाहरण और समझिए, कटाई का, फसलों कटाई का। पहले कटाई लोग खुद करते थे और श्रम लगा के मजदूर जाके करते थे, खेतों में अपना हंसिया से काटते थे, और ये भी बहुत दिनों से प्राचीन समय से चला। लेकिन समय के साथ फिर तकनीकी ज्ञान लोगों का बढ़ा, आविष्कार बढ़ा, और लोगों ने मशीनें तैयार कर दी जो कि कटाई का फसल करने काम में आने लगी। अब लोगों ने कटाई मशीनों से करना शुरू किया। तो अब मशीनों से जब कटाई करने लगा तो ये जितने लोग थे जो कटिया से कटाई करते थे वो बाहर होते चले गए। अब बाहर होते गए तो इनको पास और कोई उस जो मशीनों से कटाई हो रही थी उसका तो प्रशिक्षण लिया नहीं, न ज्ञान लिया, तो वो कटाई में भी एक तरह वो लोग बाहर हो गए। तो अब देखिए, एक मामूली एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि एक किसान ये जो काम खेत की जुताई और फसलों की कटाई काम में जितने लोग लगे रहते थे, ये दोनों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक बोएंगे नहीं तब तक काटेंगे नहीं। तो बुआई से भी आप बाहर हो गए और कटाई से बाहर। और ये हुआ कि गांव में जब ये काम दोनों लोग करते थे तो सस्ते में करते थे। अब किसानों को जो मशीन से करवाते हैं उनको महंगे में कराना पड़ता है। तो एक तो किसानों को मशीनों का बोझ बहुत बढ़ गया, उनको महंगे काम कराने पड़े, और उससे गांव में क्या हुआ कि बेरोजगारी बुरी तरह से आ गई, किसी के पास काम ही नहीं रह गया। जो गांव का मुख्य काम था वो उसमें कोई गांव के लोगों के पास काम ही नहीं रह गया, और जो लोहार और बड़े जैसे लोग थे वो लोग बेरोजगार हो गए जो इस काम के लिए। तो ये अगर ज्ञान ग्रामीण के क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया जाता तो मैं समझता दोनों ही क्षेत्र में ये लोग कहाँ से कहाँ अपने को नई तकनीक से अपने को वो कर लेते, नई तकनीक से, और नई तकनीक से अर्जित करके वो आगे बढ़ सकते थे। उसी तरह समझ लीजिए कि आप देखते जाइए कि जब भी आप तकनीक को नहीं पकड़ेंगे और नहीं जानेंगे तो कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे। और ये तकनीक कैसे जानेंगे जबकि आपको तकनीकी प्रशिक्षण दिया, अपने तो जाने जाएंगे, और तकनीकी प्रशिक्षण के गांव पंचायतों में कोई व्यवस्था है नहीं। तो इसको सरकारों ने ग्राम पंचायतों को न देकर आप समझिए कि किस तरह से गांव में गरीबी और बेरोजगारी किस तरह से गांव में उन्होंने पैदा की। अब आ जाए थोड़ी व्यवसायिक शिक्षा पर भी आ जाइए। अब व्यवसायिक शिक्षा क्या है कि गांव के बहुत सारी चीज़ें हैं गांव में, वो लोगों को जैसे मान लीजिए एक जैसे आज के मौसम में आम की एक फसल है, आम की फसल हुई, सारे आम तो गांव के लोग खा नहीं लेंगे। अगर उन गांव के आम को फसलों को प्रिजर्वेशन मतलब उसके आम के गूदे को प्रिजर्व करके बहुत सारे उसके प्रोडक्ट बनते हैं। उस प्रोडक्ट को अगर हम उत्पादन के क्षेत्र में गांव में जानकारी रखते तो वो उत्पादन करके हम उसको पैकेजिंग करके और उसको हम साल भर के लिए इस्तेमाल करने लायक बना देते। और पहले होता था, पहले आम को लोग उसका अमावट और बहुत सारी छोटी छोटी अचार और ये सारी चीज़ें लोगों को वो बनाते थे और रखते थे, और लेकिन वो अपने उपयोग के लिए रखते थे। अब अपने उपयोग के लिए रखने के लिए और उसके बाजार में बेचने में दोनों में अंतर है, क्योंकि उन्हें गांव में इन व्यावसायिक रूप से उन्हें कुछ अर्जित भी तो करना है अपने लिए, क्योंकि उनके खर्चे आने मालों में बहुत सारे बढ़ गए, और शिक्षा में, दवाई में, उसमें तो केवल उपयोग के लिए नहीं ग्राम में चाहिए, बल्कि कुछ पैसा इतना भी होना चाहिए कि इन चीज़ों के लिए खर्चे, और ये तभी हो जाएगा जब वो कोई ना कोई व्यावसायिक ढंग से उसको करेंगे। लेकिन अब ये भी ज्ञान नहीं है गांव में लोगों को आम को किस तरह से प्रोसेस करके और कैसे उसको हम 4 पैसा उससे कमा सकें, ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि ऐसी उनको शिक्षा नहीं दी गई। तो न व्यवसाय शिक्षा है कि अपने को रोजगार में व्यवसाय में लगा सकें, और न तकनीकी प्रशिक्षण है कि उनसे अपने को काम में लगा सकें और जान के अपनी को रोजगार पैदा कर सकें और अपने लिए आय पैदा कर सकें। तो ये दोनों ही चीज़ों को लिए कितना महत्व है गांव में।
अब ये इस चीज़ को अगर, इस महत्ता को अगर समझिए तो आपको लगेगा कि अगर ये शुरू से किया गया होता तो ये गांव के कोई आजकल हम क्यों सोचते भी नहीं कि गांव में हमें कहीं बेरोजगारी है और कहीं लोगों के पास पैसे की कमी है गांव में। क्योंकि गांव में कृषि और पशुपालन के साथ अगर ये तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा रहती तो कितना आय का उनका स्रोत कितना बढ़ जाता, आय में कितनी वृद्धि हो जाती। तो ये तो दोनों चीज़ें हैं, ये अब आप समझ में आ जाएगा कि आपको इसका क्या महत्व है। अब इसको दूसरे एक दृष्टि से भी देखिए। अब आप इसको गांव की सरकार, अब आज ग्राम पंचायतों को कोई अधिकार तो दिया नहीं गया, लेकिन ग्राम पंचायत सरकार ने दी नहीं इनको कोई अधिकार कि आप करिए, तो ये तो विषय उनके हाथ में है ही नहीं है। अगर गांव सरकार होती तो इस विषय में क्या करती, इसको आप समझने की कोशिश करिए। अब गांव सरकार, जैसे मैंने कहा कि पहला तो जान लीजिए कि 29 विभाग है ना, 29 विभाग में हर विभागों के लिए अलग अलग काम हम आपको बताते चल रहे हैं, हर विभागों को हर बताते चले जा रहे हैं, और हर विभागों के बारे में आपको मैंने बताया कि कितना काम है, और उन कामों को एक एक काम को आपको आज तक आप 18वां बताना है, 17 तो बता ही चुका, इसमें भी आपको बताया मैंने। उन सभी विभागों के बारे में अगर आप देखिए कितना काम, तो 29 विभागों के बारे में अगर हम लोगों को प्रशिक्षित कर दें, मान लीजिए प्रशिक्षित कर दें, उनको ज्ञान दे दें। हमने बार बार मैंने बताया कि अगर 29 विभाग में 5-5, 6-6 लोगों को भी आप काम पर लगाएंगे तो आपको कर 150-200 आदमी को आपको चाहिए, आज 150-200 आदमी काम करने के लिए। तो 200 आदमी को अगर हम प्रशिक्षित कर दें, उससे संबंधित ज्ञान दिला दें, तो कितना ज्ञान गांव में आ जाएगा, हर विभाग का ज्ञान लोगों के पास आ जाएगा। और ये सबसे बड़ा है कि यही तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से और व्यवसायिक ज्ञान का जो विषय है वो हम अपने गांव के जो 29 विभाग हैं उस विषय को बना के और उसी हिसाब से हम उनको प्रशिक्षित कर दें। और प्रशिक्षण के देश भर में या प्राइवेट स्तर पर या सरकारी स्तर पर जहाँ भी हैं, मैं अपने गांव के लोगों को वहाँ भेज के वहाँ से प्रशिक्षित करा दूँगा। उन लोगों को अपने पैसे से भी कर सकते हैं, और उनके पास नहीं संसाधन तो ग्राम पंचायतें अपने संसाधन से उनको प्रशिक्षित करा सकती हैं और प्रशिक्षित करा के उनको अपने गांव के काम में लगा सकती हैं। तो अब गांव में ये गांव सरकार करेगी, और जैसे मैंने कहा कि गांव सरकार में पहले लोगों को जो भी काम है उस काम को प्रशिक्षण के रूप में भी करेगी और उनका ज्ञान भी देगी, और इसके लिए अपने विशेषज्ञों का इस्तेमाल भी करेगी और विशेषज्ञों को बुला के उसका काम कराएगी। तो पूरा गांव का गांव जो ये एक तरह से हुनर वाला हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ ना कि एक एक व्यक्ति जब तक गांव में हुनरमंद नहीं होगा, एक एक व्यक्ति जब तक उत्पादन करता और गांव उत्पादन केंद्र नहीं होगा, तब तक गांव का वो विकास जिस स्तर पर हम चाहते हैं नहीं हो पाएगा। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, एक एक व्यक्ति को उत्पादन करता और एक एक गांव को उत्पादन केंद्र, ये बार बार मैं दोहराता हूँ इस बात को, ये बन सकता है गाँव। और कैसे बन सकता है, उत्पादन करता कैसे बनेगा, क्योंकि उसके पास हुनर हो। हुनर कैसे होगा, उसको तकनीकी शिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा दे दी, उसके अंदर कोई ना कोई हुनर आ जाएगा। और वो क्या देना है आपको गांव के लिए, गांव में जैसे 29 विभाग में जो जो काम है पहले तो उन्हीं को दे दीजिए, और उसके अलावा अगर कोई काम बचता है तो वो उन तरह के शिक्षण प्रशिक्षण दीजिए जो गांव के बाहर जाके काम करना चाहते हैं। तो जो लोग गांव के बाहर जाके काम करने लगते हैं उनके लिए तो बहुत सारी संस्थाएं खुली हुई हैं, जाके वहाँ से अपना शिक्षा लेकर और गाँव के बाहर जाके काम करें। लेकिन गाँव के अंदर अगर काम करना है तो इन 29 विभागों का काम दीजिए। जैसे उदाहरण के लिए एक और दें कि जैसे मान लीजिए व्यावसायिक शिक्षा में, जैसे मैंने आम का उदाहरण दिया, वो कर सकते हैं। ये किसी भी एक विषय को लीजिए, जैसे डेयरी का है, दूध का है, वो तो बात मैं फिर दोबारा नहीं बताऊंगा, सारे बात मैं बता चुका हूँ कि 29 विभागों में क्या क्या है, और अभी जो 7, 8, 10 विभाग हैं इसके बारे में बताऊंगा जब उनका समय आएगा कि उनके इस भागों में से क्या कर सकते हैं। तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में जो हम चर्चा करते हैं कि हम गांव को स्वर्ग बनाएंगे, उसमें एक ये देखिए कि वो इसी तरह से है। और आज मैं एक बड़ा अच्छा आपको उदाहरण आज मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि जो मैं कहता हूँ ना कि गांव को अगर आप अधिकार दे देंगे तो गांव वाले अपने जीवन को किस तरह से अपनी नई नई सोच से किस तरह से आप खुद आगे बढ़ा लेंगे। एक अभी हमें एक नेपाल का एक खबर हमें आज पढ़ने को मिला, और वो देखिए ये जो मैं गांव में बताता हूँ ना, क्रिएटिविटी, गांव के लोगों को अधिकार तो दीजिए, ये मत मानिए गांव के लोग नहीं कर सकते हैं। गांव के लोगों को आप अधिकार देंगे तो वो अपना काम एक से बेहतर ढंग से करेंगे। अब वो आप समझने की कोशिश करिए। अब एक ही उदाहरण से आप समझ जाइए किस तरह से गांव के लोग बुद्धिमत्ता है उनके अंदर
और किस तरह से उनकी समझदारी है और कैसे वो चीज़ों को कितने मौलिक रूप से वो करते हैं। ये गांव है नेपाल में सिंदिवा गांव। वहाँ गायों के लिए उन्होंने प्रसूति भत्ता 20,000 रुपया देने का तय किया। उन्होंने ये कहा कि जिसके गांव में जिसके भी जो भी उनके क्षेत्र में गांव हैं, अगर वो गांव उनके वो गाय अगर वो बच्चे देती है तो उसको हम प्रसूति भत्ता 20,000 रुपया देंगे। अब उन्होंने कहा कि ये गाय को 20,000 रुपया देंगे और उसमें उनकी शर्त ये है कि गांव में आप वो 7 ऐसा खिलाएंगे पिलाएंगे 20,000 रुपये से कि 7 लीटर दूध दें, और ये भी शर्त है कि वो अगर 4 उनके थन हैं तो 2 थन का इस्तेमाल पहले करेंगे, कुछ दिन के बाद 3 थन का करेंगे और 1 थन हमेशा छोड़ देंगे ताकि बछड़े को भी दूध मिलता जाए। अब इस योजना से क्या हुआ कि उस गांव में जहाँ ये स्थिति थी कि अगर गांव में चाय के लिए दूध की ज़रूरत पड़ती थी तो वो लोग दूध जो है मंगवाते थे, एक दिन पहले शहर में बोल देते थे कि हमें कल चाय की ज़रूरत है दूध के लिए, तो एक दिन पहले बोलते थे तो उनको दूसरे दिन उनके गांव में दूध मिल पाता था। मतलब बिल्कुल गांव में दूध की व्यवस्था नहीं थी। इस योजना को उन्होंने लागू किया और पशुपालन पहले था बिल्कुल, लेकिन ख़त्म हो चुका था। जैसे कि हम बता रहे हैं कि सारी चीज़ें हमारे यहाँ भी ग्रामीण क्षेत्रों से जैसे ख़त्म होती जा रही। मैं इसको आपको बार बार बताता आ ही रहा हूँ। जैसे बढ़ई ख़त्म हो गया, लोहार गाँव से ख़त्म हो गया, इस तरह से हर जगह चीज़ें ख़त्म हो गई। तो ये जैसी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो उन्होंने तो इस योजना को चलाई। लोगों ने आकर्षक योजना लगा, लोग 20-20 हज़ार लेके लोग अपने गाय पालने लगे और उनके गाय भी पलने लगी, दूध भी मिलने लगा और बछड़े मिलने लगे और जीवन उनके में एक व्यवस्था आ गई कि बड़े खुशहाल वो रहने लगे। ये देखिए ये गांव की सोच है। अब आखिर में देखिए गांव में क्या हुआ। आखिर में गांव में बढ़ई था कि नहीं, लोहार थे, दर्जी थे, नाऊ थे, बोची थे, ये सब गांव में थे कि नहीं थे। अब ये आप गांव में आप खोजिए, न लड़ाई मिलेंगे, बाहर में लोहार मिलेंगे, न दर्जी मिलेंगे, और ये गांव में ये हो गया कि ये सब धोबी मिलेंगे। और ये सब ये काम लोगों ने गांव में ये प्रचारित कर दिया है, पता नहीं क्यों अवधारणा बन गई है कि अब ये सब काम जो है छोटे काम है। बस काम एक ही है कि सरकारी नौकरी की चपरासीगिरी मिल जाए, वो बड़ा काम है, लेकिन ये सब काम छोटे काम है। तो ये लोगों ने गांव को छोड़ते चले गए। जबकि यही काम अब शहर में जब मान लिया आ जाएंगे तो जो लोहार है यहाँ ये फैब्रिकेटर की दुकान खोला तो बोलेंगे कि तो फैब्रिकेटर है, उसकी बड़ी इज्जत है फैब्रिकेटर की, लोहार की। उसके बाद वो लोहार के जगह पर अगर बढ़ई वाला काम यहाँ करता है तो वो तो कहता है भाई फर्नीचर शॉप है उसकी, तो फर्नीचर शॉप वाला हो गया, वहाँ जाके अपना ठाट बाट के फर्नीचर शॉप खुल गया। और जो धोबी है उसके लॉन्ड्री खुल गई, ये जो नाऊ है उसका पार्लर खुल गया, पार्लर चल रहा है शहर में और खूब पैसा की कमाई हो रही है। तो ये देखिए टेलर मास्टर हो गए, यहाँ टेलर मास्टर के टेलरिंग शॉप हो गया, उठाते चल रहा है और खूब पैसा कमा रहा है और गाड़ियों से चल रहे हैं, इज्जत से रह रहे हैं। वही काम गांव में हीन भावना से ग्रस्त हो गए लोग, और यही काम यहाँ शहर में आ गए तो ये उसके बड़े इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण आदमी हो गया और हैसियत वाले आदमी हो गए। कारण ये है कि गांव के लोगों को आपने तकनीकी रूप से अज्ञान कर दिया, प्रशिक्षण नहीं दिया, व्यवसायिक ज्ञान नहीं दिया, तो उसके अज्ञानता हुआ। तो एक तरह से गांव जो है पूरी तरह से उस जो वो शिक्षा क ख ग घ वाली शिक्षा MA BA वाली थी, सिर्फ वो उससे समझ लिया कि गांव जो है तरक्की कर जाएगा। शिक्षा का मतलब वही नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि वो आदमी का जीवन का व्यक्तित्व का भी निर्माण हो और साथ साथ उसको आय का भी और जीविकापार्जन का भी अच्छा साधन को वो अपने लिए खोज सके और उससे आय करके अपना जीवन खुश में बना सके। तो दोनों देखिए, वो गांव में वही चीज़ों से वो हीन भावना से ग्रस्त हो गया, उसको कोई करना नहीं चाहता है, और शहर में आके वो इज्जतदार आदमी बन गया। तो गांव में अगर सरकार आएगी तो ये इस तरह से प्रशिक्षित करेगी ना, गांव सरकार आते ही लोगों को जितने भी प्रकार के तकनीकी प्रशिक्षण की ज़रूरत है वो दिलाने की कोशिश करेगी और दिलाएगी, धीरे धीरे दिलाएगी। हम ही नहीं कहते एक ही साल में सबको प्रशिक्षित कर देगी और सारा व्यवस्था हो जाएगा। जब उसकी नींव जब पड़ेगी तो धीरे 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 धीरे
गांव का हर आदमी किसी न किसी हुनरमंद हो जाएगा और कोई न कोई व्यवसायिक शिक्षा उसके पास रहेगी और ज़िंदगी को अपने ठाठ से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता रहेगा। तो ये उसी तरह से व्यवसायिक शिक्षा में एक से एक अपना सोचेगा, एक से एक नई नई चीज़ें सोचेगा और नई नई चीज़ों को गांव में लागू करेगा और जीवन को आगे बढ़ाता चलेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, नौकरी में आप जाते हैं तो नौकरी में एक नौकरी पाई जाती है और ज़िंदगी भर उसी नौकरी करते हैं और क्या करते हैं कि अपने को खिलाना पिलाना, अपने बच्चों को पाल पोस के किसी तरह से मतलब जिस स्तर की नौकरी उसे कर लेते हैं। और चूंकि नौकरी में घूस खूब मिलता है, सरकारी नौकरी में हर पद पर घूस का व्यवस्था है, तो इसीलिए आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी है। लेकिन इसमें न तो आप अपने, अगर बच्चा आपका नौकरी लायक नहीं रहा तो उसकी भी ज़िंदगी आपने बर्बाद कर दी, और अगर आपके साथ कुछ हादसा घट गया तो आपकी भी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और आगे सड़क पर आ जाते हैं, फिर गरीबी में चले जाते हैं। इन चीज़ों से जो ग्रामीण व्यवस्था है, जो तकनीकी प्रशिक्षण है या व्यावसायिक शिक्षा है, इससे न आप खुद रोजगार अपने लिए सृजित करते हैं बल्कि तमाम लोगों के लिए रोजगार सृजित करते हैं। अपनी आय तो बढ़ाते ही हैं, हर आदमी कम से कम 2-4 लोगों को आय और खुद वो इस लायक बनाता है कि वो भी उनका भी आय होती है। तो ये जो, और यही ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। गांव में मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूँ, गांव में कोई नौकरी करना तो अपमानजनक समझते थे लोग, कोई नौकरी तो ही करता। लेकिन गांव में ये सारी व्यवस्था थी, सब अपना भी कमाते थे और दूसरे की भी आय के, दूसरे के लिए भी कमाने की व्यवस्था करते थे। तो ये चीज़ें अब इसको नए ढंग से करना है। जो प्राचीन तरीका था उसको छोड़ के, क्योंकि अब ज्ञान विज्ञान नई नई खोजें हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इन चीज़ों के जानने से होगा ना। और आजकल तो मैं ये सब कहता हूँ कि देखिए, जब से कंप्यूटर आ गया, यह गांव के लिए तो ये बून है, बून का मतलब समझ लीजिए आशीर्वाद है। गांव के लिए तो ये समझ लीजिए कि भगवान है। मैं तो ये कहता हूँ, ऑनलाइन गांव में बैठे बैठे आप दुनिया भर की चीज़ें आप करें। ये कंप्यूटर का प्रशिक्षण अगर आपको खाली मिल जाए, वो तो तकनीकी प्रशिक्षण, जानते हैं कंप्यूटर में कम से कम हजारों ऐप ऐसे आ गए हैं जिससे कि उन ऐप का इस्तेमाल करके आप बैठे बैठे घर से अपने गांव में कमा सकते हैं। पहले बिजली नहीं थी, ठीक है, गांव में दिखते नहीं, अब तो कंप्यूटर आपके बैटरी से भी चल रहे हैं। तो हजारों ऐप लोगों ने निकाले हैं। अब ऐप के बारे में आप अगर जाएंगे, अभी बहुत से लोग नहीं जानते हैं, और लेकिन हजारों प्रकार के ऐप हैं जो कि बैठे बैठे आपको रोजगार भी सृजित कराएंगे। ऐप बनाने का अगर सीखें तो बैठे बैठे गांव में आप बनाइए, उससे आप लोगों को कनेक्टिविटी करके तमाम तरह के ज्ञान और व्यवसाय, तमाम तरह के काम धंधे कर सकते हैं। लेकिन अब आपको प्रशिक्षित मिलेंगे तभी तो, नहीं तो आपके लिए का वो ये गांव में बैठ के आप कंप्यूटर क्या है, आपके लिए कोई मतलब नहीं। डिब्बा आपके लिए वो मात्र एक डिब्बा है, लेकिन अगर उसके ज्ञान पढ़ेंगे तो डिब्बा नहीं है आपके, वो समझ लीजिए आपके लिए खजाना है। आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वो खजाना है आपके लिए, समझ लीजिए। उसे वो जो चाहिए, जितना चाहिए, उसके माध्यम से आप अपने को गांव में बैठ के अपने को हर रूप से अपने को वो कर सकते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास भी कर सकते हैं और पूरे गांव के लोगों को उसमें मदद कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये गांव के लिए मैं बता रहा हूँ कि गांव सरकार ही सोच सकती है, गाँव पंचायतें सोचेंगे नहीं। और वो मैं बार बार कहता हूँ, गांव ग्राम पंचायतों को तो सरकार विभाग के रूप में रखी है, और किस तरह से गांव पंचायतों को अपमानित कर रही हो आप देखें। अभी पंचायतों का ज़िले में और ब्लॉक प्रमुखों का जो पंचायतों का चुनाव हुआ है, और चाहे ग्राम पंचायत चुनाव, देश के लोग को शर्म आनी चाहिए। लोकतंत्र में का ये मजाक इस तरह से उड़ रहा है। आप देखिए, कोई चुनाव हुआ क्या, गुंडे बवाली कब्जा कर करके अपना उसके कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष बन गया है, कोई ब्लॉक प्रमुख बन गया है। अब यही सब भ्रष्ट करेंगे, ग्राम प्रधानों को भ्रष्ट करेंगे, अधिकारियों को भ्रष्ट करेंगे, क्योंकि सब कमाने के लिए आए हैं, पैसा दे दे के सब अध्यक्ष बने हैं, पंचायत के अध्यक्ष, और जिला वो ब्लॉक प्रमुख भी पैसा दे दे के बने हैं, सब गुंडे ही से बने हैं, लूट दे के बने हैं सब। तो इन सबों का तो एक ही उद्देश्य होगा ना कि बस अधिक से अधिक पैसा कमाना, और ये इस पैसे कमाने के लिए पूरे सरकारी तंत्र को भ्रष्ट करेंगे, पूरे ग्रामीण जो आपका लोकतंत्र है उसको भ्रष्ट करेंगे। और ये जो लोग कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि देश में लोकतंत्र पर कब्जा किए हैं। ये लोकतंत्र पर कब्जा हुआ, ये जनप्रतिनिधि नहीं है, इन्होंने लोकतंत्रीय व्यवस्था पर कब्जा कर लिया। तो ये समझते हैं कि इस समय तो कब्जा कर लिया, बाद में कोई दूसरा कब्जा नहीं करेगा। अरे इतना जितना आपने किया, आप दूसरा जो आएगा उससे 4 कदम आगे ही बढ़ के उस पर कब्जा करेगा, और जब वो कब्जा करेगा तो फिर आपकी भी यही दुर्दशा होगी।
और फिर वो आपके आप हाथ से निकलेगा तो फिर दोबारा आप कब्जा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यही सब चलता रहेगा। तो ये जो खेल हो रहा है ना ग्रामीण ये संस्थाओं का, लोकतंत्री संस्थाओं का और संविधान के साथ, ये तो संविधान का एक माहौल है देश को। तो अब मैं उत्तर प्रदेश में जिस तरह चुनाव हुआ है, इसको कोई कह ही नहीं सकता कि इस उत्तर प्रदेश में कोई संविधान है की व्यवस्था है और संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से लोकतंत्र की व्यवस्था चलाई जा रही है। और ये जितने नेता हैं जो इसमें इस तरह करा रहे हैं, वो उनको अंदर से वो समझ रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे वो तो अपनी ही ज़िंदगी और अपनी आने वाली पीढ़ियों और अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आज वो उनके हाथ, उनको लग रहा होगा अच्छा और अपने मोछ पताव दे दें, लेकिन सारे एक समय आएगा कि सारे सबकी मूछें लोगों की नोच लेंगे लोग, और इन्हें जिन व्यवस्था इन्होंने बनाई इसी व्यवस्था से उनकी मूछें नोची जाएंगी। तो ये संवैधानिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी मुश्किल से लोकतंत्र स्थापित होता है, और उस लोकतंत्र से जिसका जो अधिकार है उसको आप देते जाइए, उस लोक संस्थाओं को मजबूत करिए, तब देश, इतना बड़ा देश सशक्त हो पाएगा। और अगर एक मामूली लोकतंत्र की छोटी छोटी संस्थाओं को यह लोग ठीक नहीं कर सकते हैं, तो बड़े बड़े दावा करते हैं कि विश्व गुरु भारत बनेगा। अरे विश्व गुरु क्या बनेगा? ये तो विश्व का ये इतना घिनौना रूप भारत का, घिनौने रूप की तरफ भारत को ले जा रहा है कि आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करें कि मेरे पहले के लोग इस तरह के नेता थे, इस तरह से घटिया काम करते थे, जो कि लोकतंत्र संस्थाओं का विनाश कर दिया उन्होंने। वो सब गाली देंगे इन सबको कि कैसे कैसे हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा किस तरह के संस्थाओं का निर्माण कर रहे थे। तो ये तो एक बहस है, वो तो एक लंबी बहस है, लेकिन उसको खामियाजा बुना पड़ेगा। एक बार बार मैं कहता हूँ कि जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उसी रास्ते से लौटना पड़ता है। जो आपने किया है इसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। कब भुगतेंगे ये समय बताएगा, लेकिन ये मत है जो जो कुछ किया है आपको हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा और हर चीज़ का परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो ये ग्राम पंचायत की जो ये श्रृंखला है, हमारा उद्देश्य तो ये है कि भाई हम सरकार के माध्यम से गांव को स्वर्ग बनाएंगे, गांव में सारी वो व्यवस्था लाएंगे जो कि उनका लोकतंत्र मजबूत होगा। और हम लोग जिस ग्राम सरकार की व्यवस्था को लाना चाहते हैं उसमें हमारा उद्देश्य है ग्राम में तो स्वर्ग बने ही बने, हमारा देश भी हर क्षेत्र में उत्कृष्ट बने, हर क्षेत्र में उत्कृष्ट बने, ये हमारा उद्देश्य है। इन नेताओं की तरह से ये नहीं कि गांव को ये बर्बाद कर दो और देश की बर्बाद की। ये तो अपने सत्ता के लिए गांव को भी बर्बाद कर रहे हैं और देश को तो बर्बाद कर ही रहे हैं। तो इनका तो ये उद्देश्य है, छोटा उद्देश्य है, सत्ता का भोग और सरकार के जनता के पैसे को लूट खसोट के अपना घर बनाए, चाहे छोटे उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम भुगतेंगे। आने दीजिए, समय आएगा ये परिणाम भुगतेंगे। तो मैं यही कहता हूँ कि फिर से आप संकल्प लीजिए कि हमें गाँव की सरकार बनाना है, गाँव सरकार बनाएंगे। और मैं कहता हूँ जितना जल्दी गांव सरकार बनेगी उतने ही गांव स्वर्ग बनेगा और देश भी उत्कृष्ट बनेगा। धन्यवाद साथियों।